Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. Hopefully you are doing well. वो स्टूडेंट जो अभी तक हमारे होम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, जहाँ पर आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड कंटेंट अपलोड किया जाता है। हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम के पेजेस, जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से, इससे पहले 20 क्वेश्चन हम इडियम एंड फ्रेजेस पे कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैं आपको बिल्कुल टाइम दूंगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सही आंसर को मार्क करेंगे। क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। When his envious competitor extended a hand of friendship, he smelt a rat। तो आप देखिए यहाँ पर जो है he smelt a rat, ये आपके पास एक इडियम आ गया है। हमें यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग समझना है और आप नीचे जो है 4 ऑप्शन में से ऑप्शन को चूज करना है। वो स्टूडेंट जो इसे पढ़ चुके हैं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए सही आंसर क्या होगा। हम एक्सप्लेनेशन देंगे बट आपको एक बार कमेंट जरूर करना होगा। तो पढ़िए, When his envious competitor, envious competitor क्या होता है? वो इंसान जो दूसरे से हसद करता है, जेलसी कर फील करता है, उसे envious कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए सेंटेंस को। When his envious competitor extended a hand of friendship, he smelt a rat। जब उसका कंपिटिटर, वो कंपिटिटर जो उससे जलन करता था, हसद करता था, उसने हाथ बढ़ाया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, he smelt a rat। यहाँ पर एक फ्रेज का यूज किया गया है, he smelt a rat। इस इडियम का मीनिंग हमें समझना है। he smelt a rat का जो है वो सही मीनिंग क्या होने वाला है? नीचे 4 ऑप्शन है। डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, फेल्ट वेरी प्लीज्ड। फेल्ट वेरी प्लीज जो है नहीं होगा, तो बहुत खुश हुआ नहीं होगा। सही आंसर जो होगा वो डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग होगा। तो ही स्मेल्ट रैट का मतलब उसे जो है कुछ बुरा लगा, कि कुछ गड़बड़ी जरूर होगी। सही आंसर को सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे देख लीजिए। सही ऑप्शन जो होगा वो डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग होगा। अब देखिए सेंटेंस, बॉस, नीचे सेंटेंस पढ़िए, बॉस स्मेल्ट अ रैट एज एम्प्लॉयज वर सिटिंग आइडियल। तो यहां पर इस तरीके से हम सेंटेंस में जो है वो यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, इसको ट्राई जरूर करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्सट्रीम पुअर्टी मेड द पुअर वुमेन वंडर हाउ लॉन्ग शी कुड कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। कहा गया है एक वुमेन है जिसकी माली हालत जो है वो ठीक नहीं है, जिसका बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। एक्सट्रीम पुअर्टी मेड द पुअर वुमेन वंडर हाउ लॉन्ग शी कुड कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। यहाँ पर वॉल फ्रॉम द डोर जो है एक इडियम जो है वो यूज किया गया है और हमें जो है वो इसी का जो है वो मीनिंग समझना है। तो वो स्टूडेंट जो मीनिंग समझ चुके हैं नीचे आंसर जो है जरूर कमेंट करेंगे। तो आपको टाइम दिया जा रहा है, क्वेश्चन पढ़िए और उसका कमेंट कीजिए। तो एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूं। Extreme poverty made the poor women wonder how long she could keep the wall from the door। तो इतनी गुर्बत जो थी उस औरत ने, लेडी ने जो है सोचा कि कब तक जो है वो अपने को इस भूखमरी से जो है इससे बचा पाएगी। तो अवॉइड स्टारवेशन जो होगा वह सही आंसर होगा, कि बड़ी मुश्किल से गुजारा होना उसी को कहा जाता है वॉल फ्रॉम द डोर। तो इससे समझिए वॉल फ्रॉम द डोर क्या होता है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले इसका पूरा मीनिंग समझ लीजिए, सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज करेंगे। डूरिंग अ रिसेशन, जब रिसेशन का टाइम होता है, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं चलती है, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। तो रिसेशन के टाइम में जब की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होती है तो ज्यादातर जो फैमिली होती है उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे वो जो है अपनी जिंदगी को बसर करे, कैसे वो गुजारा करे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, कमिंग फ्रॉम एन एफुलेंट फैमिली, कमिंग फ्रॉम एन एफुलेंट फैमिली शी फाउंड हरसेल्फ अ सिक्योर पेग इन अ राउंड होल व्हेन शी मैरिड अ पुअर फार्मर एंड मूव टू ए स्मॉल विलेज। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर जो फ्रेज हमने, जो इडियम हमने यूज किया है वो है सिक्योर पेग। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है एग्जामिनेशन में आने की इस टाइप के क्वेश्चंस की। तो सिक्योर पेग क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन होती है दैट सिचुएशन इज अनसुटेड टू द एबिलिटीज एंड द कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं, 4 ऑप्शंस जो है वो दिए गए हैं, नीचे आप कमेंट करेंगे जरूर क्या सही आपको लगता है।
तो क्वेश्चन नंबर 23 है, कमिंग फ्रॉम एन एफुलेंट फैमिली शी फाउंड हरसेल्फ ए सिक्योर पैग। तो उसने अपने को जो है एक एफुलेंट फैमिली क्या होती है, अमीर फैमिली, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, अमीर है। तो जो है यहाँ पर बात की गई है एक लेडी की, शी फाउंड हरसेल्फ इन अ सिक्योर बैग। एक अच्छी फैमिली से जो है बिलोंग करती थी एक लेडी, तो उसने जो है अमीर फैमिली से उसने जो है वो शादी जो की हुई है एक गरीब लड़के से जो है शादी की है, और जो है वो फाइनली वो विलेज में जो है शादी की है। अब यहाँ पर जो है शादी करने के बाद जो है शी फाउंड हरसेल्फ ए सिक्योर पैग, तो उसने जो है अपने को जो है उस कंडीशन में जो है अनसूटेड पाया, उसके जो है करेक्टर्स थे उसके वो जो है वहाँ पर उसमें जो है कंपेटेबल नहीं थे। तो इसका मतलब जो है आप समझ गए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सिक्योर पैग है इसका मीनिंग हमें समझना है। तो सिक्योर पैग क्या होगा, इन एन अनफेवरेबल सिचुएशन होगा, अनहैप्पी एंड रिग्रेटफुल होगा, एंड इन अ मिसफिट द एनवायरमेंट। इन ए फेवरेबल सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल फेवरेबल सिचुएशन नहीं है उस लेडी के लिए, क्योंकि वो अपने को वहां पर अनफिट पाएगी। सिक्योर पैग होगा मतलब अनस्यूटेड कंडीशन होगी, अनहैप्पी या रिग्रेटफुल भी नहीं होगा। रिग्रेटफुल बेशक होगी, वो अनहैप्पी भी होगी, बट उसने शादी जिस अपनी पसंद से की हुई है। बट इसका मतलब जो है कि यहाँ पर एनवायरनमेंट की बात कर रही है कि वो फाइनली जो है एक स्मॉल विलेज में चले गए, और वहाँ पर जो उसकी जो वहाँ पर जो कंडीशन है वो उसके लिए फेवरेबल नहीं है। तो जो हम यहाँ पर बात करेंगे मिसफिट होगा, मिसफिट इन द एनवायरनमेंट। तो सिक्योर पैग का मीनिंग जो होगा वो यही होने वाला है। तो यहाँ पर आगे इसका आंसर देखेंगे सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका सही आंसर ये 22 नहीं है, 23 है, ए मिसफिट इन द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में कैसे यूज किया है, रिलीजियस गैदरिंग जनरली डज नॉट सूट द यंग जनरेशन एज दे आर अ सिक्योर पैग इन अ राउंड होल। रिलीजियस गैदरिंग जो होती है जनरली जो है जो यंग जनरेशन होती है, ठीक है, वो अपने को इसमें जो है वो अनफिट जो है वो समझती है। एक सेंटेंस है, आप समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू इम्पार्ट फ्री बुक्स टू ऑल द स्टूडेंट एंडेड इन अ स्मोक। तो एंडेड इन अ स्मोक जो है यहाँ पर एक इडियम का जो है वो यूज किया गया है। एंडेड इन अ स्मोक का क्या मीनिंग है, मैं आपको एक समझाऊं सिंपल वर्ड्स में। अगर हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, जिस गर्ज से वो प्रोजेक्ट शुरू किया गया होता है, हम चाहते हैं कि वो हमारा टारगेट जो है कल को अचीव हो, लेकिन अगर वो टारगेट अचीव नहीं होता है तो वहां पर हम कह सकते हैं एंडेड इन अ स्मोक उस प्रोजेक्ट के लिए। क्यों, इसका मतलब जो है टू हैव नो पॉजिटिव रिजल्ट। अगर हमको रिजल्ट जो है वो नेगेटिव मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं टू हैव नो पॉजिटिव रिजल्ट, उसके लिए एंडेड इन अ स्मोक। तो यहाँ पर जो है आप सही आंसर जो है मीनिंग समझ के जरूर जो है वो कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू इम्पार्ट फ्री बुक्स टू ऑल द स्टूडेंट एंडेड इन अ स्मोक। क्या ये एक्सीडेड द बजट है, बिल्कुल जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। वाज डिलेड भी नहीं होगा। यील्डेड नो रिजल्ट, बिल्कुल नो रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर जो है अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि नो रिजल्ट, तो सक्सेसफुली कंप्लीटेड नहीं होगा। तो सही आंसर देखिए यील्डेड नो रिजल्ट। एज वी कुड विन द ट्रॉफी ऑल आवर हार्ड वर्क एंडेड इन अ स्मोक। एज वी कुड विन द ट्रॉफी ऑल आवर हार्ड वर्क एंडेड इन अ स्मोक। तो यहाँ पर जो एक सेंटेंस हमने यूज किया है। चलेंगे आगे, अगला क्वेश्चन जो है आपके पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ ले ऑफ इन द इंडस्ट्री द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस। तो ये एक इडियम यहाँ पर आपको मिल गया है, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस जो है इज ऑलवेज हैंगिंग ओवर द एम्प्लॉय। इसे फील कीजिए, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस जो है एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कुछ भी बुरा हो सकता है। तो ये जो है फील करने वाली सिचुएशन होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ ले ऑफ्स इन द इंडस्ट्री स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस इज ऑलवेज हैंगिंग ओवर द एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए कमेंट करेंगे अगर आपको सही आंसर इसमें से लग रहा है कि कौन सा होने वाला है। अब देखिए इसका हम समझेंगे मीनिंग। स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस का, जैसे कि हमने बात की, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कुछ भी बुरा हो सकता है। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है, एंड इल ओमन ऑफ डेथ, ए कॉन्स्टेंट थ्रेट। एक कॉन्स्टेंट थ्रेट होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका। क्यों देव, यहाँ पर जो एम्प्लॉयज है उन यहाँ पर लिखा है कि
always hanging over the employees. Sword of Damocles is always hanging over the employees. जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो हमेशा थ्रेट में है, एक कांस्टेंट थ्रेट में है कि कभी भी कुछ बुरा हो सकता है। तो सही आंसर जो है देखेंगे, देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है 25 का कांस्टेंट थ्रेट। तो लेवल ऑफ द रिवर इज कॉन्स्टेंटली राइजिंग, इट इज द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस ऑफ अ फ्लड। तो कितना अच्छा सेंटेंस यहाँ पर जो है बनाया गया है कि जो लेवल है किसी रिवर्स के बारे में बात की गई है, जैसे आजकल फ्लड्स आ रहे हैं तो लेवल जो है रिवर का जो है वो कॉन्स्टेंटली लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। अब जब बढ़ता जाएगा रिवर तो हम इस एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि कभी भी जो है कुछ बुरा हो सकता है कि अगर वो क्रॉस कर गया डेंजर लेवल को तो फ्लड आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इससे पहले कि हम आगे चले मैं बता दूं आपको कि देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो वीडियोस जो है रेगुलरली आ रही है, ठीक है। हम जो है पहले जनरल स्टडीज़ के कुछ पॉइंट्स भी ले रहे हैं, वहाँ से भी जो है चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, मैथमेटिक्स का भी। बट इस बार हमने इंग्लिश को जो है अभी जो है स्टार्ट किया हुआ है, इडियम एंड फ्रेजेस या ये, क्योंकि अभी जो सीपीटी एग्जामिनेशन हुए हैं तो वहाँ पर जो है इंग्लिश में स्कोर बच्चों ने कम किया है। किस वजह से? जो इडियम्स आए हैं वो ईजी लेवल के नहीं आए थे, तो लेवल उनका अच्छा था। तो बाकी तो जनरल स्टडीज़ मैथमेटिक्स से ईजी चीज़ें हैं, बहुत कम सिलेबस है, तो यहाँ पर जो है अच्छा स्कोर अप कर पाएंगे। ये इंग्लिश जो है ज़रूर जो है आपके एग्जामिनेशन में जो है डिफ्रेंशिएट करेगी टॉपर्स को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रू फ्रेंड्स स्टे बाय योर साइड। दो दोस्त हैं, सॉरी ट्रू फ्रेंड्स हैं, सच्चे दोस्त है, स्टे बाय योर साइड, हमारे साथ हमेशा हमारा साथ देते हैं। थ्रो थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का मतलब क्या होगा? कोई भी सिचुएशन आ जाए, हर सिचुएशन में जो है वो हमारा साथ देंगे। कौन? सच्चे दोस्त जो होते हैं वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो अंडर ऑल द सर्कमस्टेंसेस, इन हैप्पी मोमेंट, इन डिफिकल्ट टाइम्स, इन डिफरेंट वेदर, तो हम क्या कह सकते हैं? वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो जो भी आपको सही आंसर लगता है कमेंट कीजिए, आपको सही आंसर क्या होगा। तो दो दोस्त वो होते हैं जो हमेशा जो है, सच्चे दोस्त वो होंगे जो हमेशा हमारे साथ जो है वो खड़े रहेंगे कैसे भी कंडीशंस हैं। बढ़ेंगे अगर आगे, उससे पहले अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर जो है वो लाइक दीजिए। नहीं पसंद आती है, कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कमेंट सेक्शन इसी के लिए है कि आप कमेंट कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, ए माउंटेनर हैज़ टू वॉक द टाइट रोप। बहुत अच्छा सेंटेंस है, हैज़ टू वॉक द टाइट रोप। आप देखेंगे एक हमारे पास ऐसे रोप होती है, आप सर्कस में देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो पर्सन जो है वो इस रोप पे जो है वो चलते हैं, ठीक है, इस रोप पे जो है चलते हैं, सर्कस जो है जनरली दिखाते हैं। तो ये भी जो है एक, उसे भी जो हम कह सकते हैं टाइट रोप, वॉक टाइट रोप उस गेम को, जो कि जनरली सर्कस में होती है, ठीक है। तो लाइट रोप यहाँ पर जो बात की गई है, ए माउंटेनर हैज टू वॉक द टाइट रोप एज अ स्मॉल स्लीप। तो टाइट रोप वॉकिंग इसको कहा जाता है, जो आप चलते हैं इस रोप पे। एज अ स्मॉल स्लिप कैन प्रूव टू बी द फैटल। बट यहाँ पर जो है क्या बात की गई है, तो हमें सही ऑप्शन जो है वो चूज करना होगा। तो आप कमेंट करेंगे, एक माउंटेनर है हैज टू वॉक द टाइट रोप एज अ स्मॉल स्लिप कैन प्रूव टू बी फैटल। अगर ज़रा से भी स्लिप हो जाए तो ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि कॉशियस रहना है, बी वेरी कॉशियस, यही सबका सही होगा, ठीक है। नर्वस अगर होंगे तो फैटल हो सकता है, वेरिएंट की भी बात नहीं है, हमें कॉशियस रहने की बात की गई है। तो सही आंसर जो होगा बी वेरी कॉशियस। जैसे कि आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इन गवर्नमेंट एग्जाम यू हैव टू वॉक ऑन द रोप एज योर स्मॉल मिस्टेक कैन थ्रो यू आउट ऑफ द कंपटीशन। तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी छोटी सी भी गलती हो जाए आपको कंपटीशन से बाहर कर पाएगी। इसे आपको इंग्लिश को भी जो है अच्छे से जो है पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को, इजी जो चीज़ होती है उसे भी पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं समझ कि हमको चीज़ें आती हैं, हेल्प लेनी है, ठीक है, गाइडेंस जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 28 है, द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप व्हेन ही डिस्कवर द ब्लैटेंट मिस्टेक इन द बैलेंस शीट। देखिए समझिए सेंटेंस को, बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप, बॉस जो है इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप। आ गया यहाँ पर हमारे पास एक ईटीएम। ब्लो हिज टॉप क्या होता है? मतलब लूज टेम्पर, आपे से इंसान बाहर आ जाता है गुस्से में, तो हम उसे कह सकते हैं ब्लो हिज टॉप। बॉस जो है वो अपना आपे से जो है बाहर हो चुका है,
व्हेन ही डिस्कवर द ब्लेंटेंट मिस्टेक इन अ बैलेंस शीट में जब उसे एक ब्लेंटेंट मिस्टेक जो है वो दिखी। अब ब्लेंटेंट मिस्टेक क्या होती है? एक ऐसी गलती को कहा जाता है जो साफ तौर पे जाहिर हो। अब हमारे जो है बैलेंस शीट में अगर आपको एक ऐसी गलती दिख रही है जो साफ तौर पे जाहिर है कि यह यहाँ पर गलत है, ये एंट्री यहाँ पर गलत है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? ब्लेंटेंट मिस्टेक। और अगर ऐसी एंट्री जो है किसी को दिख जाए तो जो है वो नाराज तो जरूर होगा, आप इससे बाहर हो जाएगा, गुस्से में होगा, तो क्या वो आपको डिसमिस कर देगा जॉब से? बी वेरी एम्ब्रेस्ड होगा, बी वेरी एंग्री, तो बिल्कुल जो है वो एंग्री ही होगा। तो सही आंसर जो है आप कमेंट करेंगे क्या होने वाला है, तो बी वेरी एंग्री जो है वो सही होगा। सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे? टीचर ब्लू हर टॉप when she knew that in her absence the whole class was misbehaving। तो मेरे जो टीचर हैं blew her top when she knew that in her absence the whole class was misbehaving। अगला क्वेश्चन जो होगा 29 होगा, देखिए, one must learn to prioritize in life, it never pays to put the cart before the horse। वन मस्ट लर्न टू प्रियोरिटाइज इन लाइफ, जो है हर किसी को जो है ये बात सीखनी चाहिए कि लाइफ में किसी चीज़ को जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए। इट नेवर पेज टू पुट द कार्ट बिफोर द हाउस, यहाँ पर एक जो है फिर से जो है वो ईडियम आ चुका है। तो इट नेवर पेज टू पुट द कार्ट बिफोर द हाउस या बिफोर द हॉर्स। देखो, पुट कार्ट बिफोर द हाउस होता है टू डू द थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है हमें चूज करना है। परफॉर्म मैनी टास्क साइमल्टेनियसली, पोस्टपोन टिल द लास्ट मोमेंट, डू थिंग्स स्पॉन्टेनियसली, डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट। तो सही आंसर जो है आप कमेंट करेंगे टू डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट। लास्ट थिंग को जो है पहले करना है, तो मैंने कहा टू डू द थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। जो चीज़ पहले करनी चाहिए वो लास्ट पे कर रहे हैं, और जो लास्ट वाली है वो पहले कर रहे हैं। जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑल द नाइट्स एंड स्लीपिंग इन द डे टाइम। आजकल जैसे लोग करते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स की बात यहाँ पर की गई है कि रात भर जो है वो चलते रहते हैं, और जब सोने का टाइम होता है डे टाइम में उस वक्त वो सोते रहते हैं। दे आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हाउस, वो काम कर रहे हैं जो थिंग्स है वो रॉन्ग ऑर्डर में कर रहे हैं। होपफुली आपको जो है आइडिया समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिज सक्सेस एट सच अ यंग एज स्पीक्स वॉल्यूम फॉर हिज टैलेंट। हिज सक्सेस एट सच अ यंग एज, किसी की बात की गई है कि उसे जो है सक्सेस, कामयाबी जो मिली है यंग एज में मिली है। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर हिज टैलेंट। तो ये क्या बताती है? ये इंफॉर्मेशन दे रही है उस पर्सन के बारे में कि उसको इतनी जल्दी जो है कामयाबी मिली है। गिव एनफ प्रूफ होगा, बोर्ड्स अलॉट होगा, पब्लिक अनाउंस कर रहा है, शोवर कर रहा है। तो सही आंसर को आप कमेंट करेंगे। तो मैंने आपको मीनिंग तो बता दिया, ये प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए इंफॉर्मेशन। तो गिव एनफ प्रूफ, ये उसके लिए उसकी काबिलियत का जो है एक एनफ प्रूफ दे रहा है। हिज एक्ट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ हिज चैरिटेबल नेचर, एक सेंटेंस के तौर पे हम इसे यूज कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो है प्रैक्टिस करने के लिए जो है आप हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे जो है ज़रूर विजिट कीजिए, जहाँ पर आप जो है इनकी PDF जो है इनको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, क्वेश्चंस की जो है वो रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस के जो है हमने वो बनाए हुए हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस के जो है वो पोस्ट आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं इसे प्रैक्टिस।